हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंसर बुकलेट में। तो हम आंसर बुकलेट ऐप में जो हमें क्वेश्चंस दिए गए थे होमगार्ड के, हमने उसको सॉल्व किया था। तो आज उसका हम आंसर की देखने जा रहे हैं कि हमने कितना सॉल्व किया था। और हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानते हैं, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। भारत में एक ऐसा कानून जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें खराब वस्तुओं या सेवाओं के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है, वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो इसलिए बनाया गया है। फिर बात होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। तो भारत में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए पहला कानून जो बनाया गया बड़ा कानून, वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। उपभोक्ता अदालतों की स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई थी और इसका उद्देश्य था सस्ती और तेज न्याय व्यवस्था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि वर्तमान में भी यही हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम चल रहा है 2019 वाला में। इसमें क्या हुआ था कि 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था, उसी में थोड़ा बहुत सुधार किया गया और आधुनिक इसी को बना दिया गया। 2019 अधिनियम की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो है, जैसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA की स्थापना की गई, जिसका काम क्या है, उपभोक्ताओं की सुरक्षा और शिकायतों की जांच के लिए। ई कॉमर्स को शामिल किया गया, इसमें ऑनलाइन खरीदारी भी कानून के दायरे में आ गई 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। भ्रामक विज्ञापनों पर कार्यवाही की जाने लगी कि अगर कोई गलत विज्ञापन देने पर उस पर जुर्माना लगाया जाने लगा। प्रोडक्शन लाइबिलिटी जो थी, वो खराब उत्पादन से नुकसान होने पर निर्माता भी जिम्मेदार होगा। जैसे कोई खराब उत्पाद है, अगर उसको किसी ने बनाया और उससे किसी को नुकसान हो रहा है, तो जिसने बनाया है वो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा। मध्यस्थता, जल्दी समाधान के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। ठीक है, अब उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या है, पहले ये भी तो जान लें, नहीं तो फालतू में हम ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, हम लड़ने लगे किसी से। तो हमारे जो अधिकार है वो सुरक्षा का अधिकार है कि भैया हमें जो उपभोग करेंगे जो वस्तु को, वो सुरक्षित होनी चाहिए। जानकारी हम ले सकते हैं कि वह वस्तु कैसे बनी है, क्या क्या उसमें पदार्थों का उपयोग किया गया है। चुनने का अधिकार है कि हाँ, हम दूसरी वस्तु भी चुन सकते हैं। सुने जाने का अधिकार, मुआवजा पाने का अधिकार, कोई वस्तु जो हमें हार्म कर दी तो हम उसका मुआवजा भी ले सकते हैं कोर्ट में। इसके बाद उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार कि हम उपभोक्ता की शिक्षा भी ले सकते हैं। उपभोक्ता फोरम आयोग, जिला उपभोक्ता आयोग या उपभोक्ता जो आयोग है, ये 3 है। जैसे जिला उपभोक्ता आयोग है, राज्य उपभोक्ता आयोग है और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है। शिकायत कैसे की जाती है, तो ऑनलाइन पोर्टल ई डाक हिल पर जाते हैं, वहाँ जिला उपभोक्ता आयोग में आवेदन करते हैं। फिर आवश्यक दस्तावेज जैसे जो होते हैं, बिल होते हैं, जो हम सामान लिए उसका बिल होगा, या उसने गारंटी कार्ड दिया है, या शिकायत पत्र को हम क्या करते हैं, वहाँ पर अपलोड करते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर देते हैं जो हमें दिक्कतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है कि उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो गोरखपुर में स्थित है। इसी तरह कई सारे रेलवे जोन है जिनका मुख्यालय कई जगह, जैसे नॉर्थर्न रेलवे, ये जो है नॉर्थर्न रेलवे, ये है नई दिल्ली में। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ये गोरखपुर में है। नॉर्थ ईस्ट वर्चुअल रेलवे ये मालीगांव गुवाहाटी में है। ईस्टर्न रेलवे ये कोलकाता में है। साउथ ईस्टर्न रेलवे ये गार्डन रीच कोलकाता में है। साउदर्न रेलवे चेन्नई में है। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। सेंट्रल रेलवे मुंबई। इसके बाद वेस्टर्न रेलवे ये मुंबई। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ये हाजीपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे ये भुवनेश्वर। इसी तरह और भी स्लाइड में नीचे रेलवे दी गई हैं, जिन जो रेलवे जोन दिए गए हैं उनके मुख्यालय दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में काशी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो काशी वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं और यह चंदौली जिले में है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित पर्यटन और प्राकृतिक स्थल है। ये पर्यटन और प्राकृतिक स्थल है। 1957 में स्थापित यह विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है और मुख्य रूप से अपने मनोरम जलप्रपातों, राजदारी, देवदारी, घने वनों, तेंदुए, सांबर, नीलगाय, विभिन्न प्रजातियां इसके अंदर पाई जाती हैं, इसलिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो हम अगर क्वेश्चन में पूछा गया काशी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो चंदौली जिले में स्थित है और इसे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नगर जो उत्तर प्रदेश का है वो फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में कांच की चूड़ियों का निर्माण होता है और इसीलिए कांच की चूड़ियाँ जो है, ये जो चूड़ियाँ होती है सुहाग का प्रतीक होती है, इसलिए इसे सुहाग नगरी कहा जाता है। और इसमें दिया गया है, कई सारे शहर दिए गए हैं जो किस लिए फेमस है उनके बारे में जानते हैं। जैसे हम वाराणसी की बात करते हैं, जब भी बनारस की बात होती है हमारे दिमाग में आता है कोई धार्मिक नगरी है। काशी विश्वनाथ यहाँ मंदिर है, भगवान भोले की नगरी है ये। बनारसी साड़ी यहाँ पर मिलती है। लखनऊ की जब हम बात करें तो इमाम बाड़े की बात करेंगे, बड़ा इमाम बाड़ा के लिए फेमस है। नवाबी संस्कृति है, कहते नहीं नवाबों का शहर क्या है, तो नवाबों का शहर हम लखनऊ को बोलते हैं। चिकनकारी भी यहीं पर है। आगरा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ताजमहल और पेठा के लिए प्रसिद्ध है। आगरा का पेठा बहुत ही मशहूर है और यहाँ पर ताजमहल है। और ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज की याद में। प्रयागराज की बात करें तो ये संगम, तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती का, और यहीं पर कुंभ मेला लगा था तो इसलिए फेमस है। मथुरा की बात करें तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। वृंदावन की बात करें कृष्ण भक्ति मंदिर है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां अभी पड़ी गई, सुहाग नगरी। मेरठ की बात करें खिल सामग्री, जो भी हमारी खिल सामग्री होती है वो मेरठ में सही से दाम पे मिल जाती है। और 1857 क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ में ही हुई थी। फिर ठीक है, कानपुर की जब बात करते हैं तो चमड़ा उद्योग, जो राष्ट्रीय चमड़ा उद्योग है वो कानपुर में है। भदोही की बात करें तो कालीन उद्योग। फिर मुरादाबाद की बात करें तो पीतल उद्योग। अलीगढ़ की बात करें तो ताला उद्योग। अलीगढ़ को हरिगढ़ भी कहा जाता है। सहारनपुर की बात करें तो लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में सूर्य वस्त्र के कारखाने कहाँ पर पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु सूती वस्त्र, तमिलनाडु में सूर्य की जगह यहाँ पे सूती होना चाहिए क्वेश्चन में। तमिलनाडु में सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में जो सूती वस्त्र के कारखाने हैं वह मुख्य रूप से कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर क्या होता है? कोई एक जगह जहाँ पे कपड़ों का उद्योग बहुत ज्यादा हो रहा हो, वहाँ पर व्यापार, तो उस जगह को मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यहाँ कपड़ा उद्योग बहुत विकसित है। ये शहर तमिलनाडु के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक है। यहाँ पे कई सारे राज्य दिए गए हैं, उसके शहर दिए गए हैं और वो किस लिए प्रसिद्ध है ये दिए गए हैं। जैसे मुंबई राज्य की बात करें तो वहाँ पे जो महाराष्ट्र शहर है उसका सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है। अहमदाबाद शहर जो कि गुजरात राज्य में है, ये सूती वस्त्र के लिए ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। और इस गुजरात के जो अहमदाबाद है इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं, और मुंबई जो कि महाराष्ट्र का शहर है उसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कोयम्बटूर अभी पड़ा तमिलनाडु या दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसे कहते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश चमड़ा उद्योग है, कपड़ा व चमड़ा उद्योग दोनों है यहाँ पे। सूरत की बात करें गुजरात की तो सिंथेटिक वस्त्र और सिल्क के लिए फेमस है। वाराणसी तो बनारसी साड़ी के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर और धार्मिक स्थल है इसलिए फेमस है। लुधियाना की बात करें तो पंजाब ऊनी वस्त्र के लिए फेमस है। भिवंडी की बात करें जो कि महाराष्ट्र में है, पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और त्रिपुर की बात करें जो कि तमिलनाडु में निटवेयर होजरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? अभी पीछे बात की गई थी कि उत्तर प्रदेश का जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो चंदौली जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य चंद्रप्रभा नदी के आसपास फैला हुआ है। यहाँ पर जंगल, झरने, राजदरी, देवदारी जलप्रपात तथा विभिन्न वन्यजीव पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, समानता परमाणु के नाभिक में होता है। हम जानते हैं परमाणु होता है, परमाणु का एक नाभिक होता है जिसमें प्लस होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। जब भी पूछा जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो परमाणु के कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। और जो परमाणु के नाभिक की बात करें तो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन जो होता है उस पर धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता, ना ये उदासीन होता है, ना इस पर धनावेश होता है, ना इस पर ऋणावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका आंसर है महाराजगंज। कौन सा? सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो महाराजगंज। सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य
इसके बारे में क्या क्या बातें हैं। ये स्थान महाराजगंज उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा के निकट स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। क्षेत्रफल इसका 488 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख वन्यजीव इसके बाघ है, तेंदुआ है, भालू है, जंगली सुअर है, हिरण है और विभिन्न पक्षी प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। वनस्पति की अगर बात करें तो इसमें शॉल के घने व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नेपाल की सीमा से सटा हुआ अभ्यारण्य ऑप्शन में पूछ सकता है तो सुहागी बरवा। और सुहागी बरवा अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है, तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम यानी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एक्ट 2020 संसद द्वारा वर्ष 2020 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत 3 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 3 यूनिवर्सिटीज को इसके तहत जो था 2020 का एक्ट था केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, इसी के तहत 3 विश्वविद्यालयों को इसका दर्जा दिया गया। पहला है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो कि नई दिल्ली में। दूसरा है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो कि नई दिल्ली में। तीसरा है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो कि तिरुपति में है। उद्देश्य इसका था संस्कृत भाषा के अध्ययन, अध्यापन और शोध को बढ़ावा देना था। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है, वह संस्थान होता है जिसे उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य के कारण भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के समान दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह समान विश्वविद्यालय की तरह संसद या राज्य विधानमंडल के कानून में स्थापित नहीं होता। यह दर्जा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी की सिफारिश पर भारत सरकार देती है। यानी इसमें यही कहा गया वह संस्थान होता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो जिसे उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य के कारण जो उच्च शिक्षा में अच्छा काम करे उसे भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा दिया जाएगा और ये राज्य विधानमंडल के कानून से स्थापित नहीं होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, अपना सिलेबस और पाठ्यक्रम संरचना खुद तय कर सकते हैं, डिग्री प्रदान करने का अधिकार होता है इनके पास और शोध और विशेष विषयों में उत्कृष्ट के लिए जाना जाता है। प्रशासनिक और शैक्षणिक मामलों में अधिक स्वायत्तता मिलती है इसमें। उदाहरण की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम जो है वो क्षमता के आधार पर यानी कितने लोग उसके अंदर आ सकते हैं वो प्योंगयांग में स्थित है, जिसकी क्षमता जो है 1,14,000 दर्शक एक साथ उसमें बैठ सकते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, फुटबॉल मैच और बड़े कार्यक्रम में इसका यूज किया जाता है। जैसे जब फुटबॉल मैच हो रहा है तो वहाँ पर लोग बैठते हैं, या तो बड़े बड़े जो कार्यक्रम हो रहे होते हैं प्योंगयांग में तो वहाँ पर लोग बैठते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बोला जाता है। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। जब भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम की बात करेंगे तो वो साल्ट लेक स्टेडियम जो कि कोलकाता में स्थित है। स्थान कोलकाता भारत में। वर्तमान जो इसकी क्षमता है यानी इसमें कितने दर्शक बैठ सकते हैं तो 85,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। इसका उद्घाटन 1984 में हुआ था। इसकी जब विशेषताएं की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा जो फुटबॉल स्टेडियम है वो बोला जाएगा साल्ट लेक स्टेडियम। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम में शामिल है ये। यहाँ प्रमुख मैच जैसे इंडियन सुपर लीग ISL और अंतरराष्ट्रीय मुकाबले आयोजित किए जाते हैं। फुटबॉल तो यहाँ पर होता ही है। यह स्टेडियम मुख्य रूप से क्लब मोहन बगान सुपर जेंट और ईस्ट बगान FC के मैचों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में यह स्थित है। इसकी मुख्य बातें जब बात करते हैं तो इसका स्थापना हुई थी वो 1977 में हुई थी। क्षेत्रफल इसकी बात करें तो 230 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। वन्यजीव की बात करें तो यहाँ पर तेंदुए, भेड़िए, सांबर, चिंकारा, काले हिरण, विभिन्न पक्षी प्रजातियां और वन्यजीव पाए जाते हैं। टाइगर रिजर्व 2022 में से रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में भी घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व अगर किसी को बोला जाता है तो वह रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि चित्रकूट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अश्वकोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो अश्वकोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भारत के उत्तराखंड राज्य के
पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। मुख्य बात है इसमें क्या जान सकते हैं, स्थान वही है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला। इसके बाद इसकी स्थापना 1986 संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। मुख्यतः कस्तूरी मृग के लिए ये फेमस है, जो कि दुर्लभ हिमालयी प्रजातियां हैं जो कि संकटग्रस्त हैं। प्राकृतिक विशेषताएं इसकी बात करें तो यह हिमालय की तलहटी में फैला और घने जंगल, ऊंचे पहाड़, दर्रे और नदियों से समृद्ध। जैव विविधता की बात करें इसकी बायोडायवर्सिटी की, तो अभ्यारण्य में कई दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कस्तूरी मृग जो आकर्षण का केंद्र रहता है हमेशा, हिमालयन ब्लैक बियर पाया जाता है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है, हिमालयन ताहर पाया जाता है, बहरहाल पाया जाता है। पक्षियों में मोनाल, कोकलास, हिमालयन स्नोकॉक आदि इसमें शामिल है। भूगोल और पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो अभ्यारण्य हिमालय की तलहटी और ऊंचाई भिन्नता से युक्त है, जो इसे विधिक वन्य वातावरण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नई विदेश व्यापार नीति एफटीआई कब लागू की गई? तो आपसे पूछ सकता है, यानी सबसे पहले कि एफटीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो एफटीआई का जो फुल फॉर्म है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। भारत की नई विदेश जो व्यापार नीति है वो 2023 1 अप्रैल 2023 में लागू की गई। इस नीति को जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जारी की गई थी। ये जो नीति थी एफटीआई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसे जारी किसने किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जारी किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था निर्यात को बढ़ावा देना, यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना था। दूसरा मुख्य जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वह था व्यापार प्रक्रियाओं को आसान बनाना, भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाना और 2030 तक $2 ट्रिलियन निर्यात करने का हमारा लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद पुलिस विभाग में नहीं है? तो इसमें जो पुलिस विभाग में जो पद नहीं है वो एसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये पुलिस विभाग का पद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो अर्जुन पुरस्कार यानी अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी। अब यह पुरस्कार जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगर हम कोई खेल खेल रहे हैं जो शामिल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो अच्छा अगर हम खेल खेले हैं यानी अच्छे से उत्कृष्ट खेल खेले तो हमें अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और इसका उद्देश्य देने का होता है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और खेलों में उत्कृष्ट बनाए रखने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए इसे दिया जाता है। भारत में खेल से संबंधित और भी अवार्ड हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। खेल का सबसे बड़ा सम्मान जो होता है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से इसे जाना जाता है। उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए ये दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों के निरंतर अच्छे प्रदर्शन के लिए। द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है, यानी जो आपका कोच होता है वो आपको अच्छे से प्रशिक्षित अगर किया है तो उसे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड खेलों में आजीवन योगदान देने के लिए, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है खेल को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं या व्यक्तियों को जो खेल को बढ़ावा देते हैं उन्हें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बनाना किक जो खेल जो संबंधित है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसमें क्या होता है, खिलाड़ी जैसे यहाँ पे खड़ा हुआ अपना रोनाल्डो, ये क्या करता है, ये अपने फुटबॉल को जो होता है ऐसे किक करता है, ये कर्व होकर के जाकर गोल होता है। तो इसे बनाने जैसे शेप करके कर्व होकर के गोलकीपर में गोल होता है, तो इसे हम इसीलिए बनाना किक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो होता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र वो जो है जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जब हम बात करेंगे यानी हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये बायोडायवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए जैव विविधता का प्रवेश द्वार इसे भारत का कहा जाता है। यह क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत अत्यधिक वर्षा होती है, यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, पर्वतीय भूभाग है और अनुकूल जलवायु के कारण पौधे प्राणियों की बहुत समृद्ध विविधता पाई जाती है। यहाँ कई हॉट स्पॉट प्रजातियां भी पाई जाती हैं। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट वे क्षेत्र हैं, यानी जो जैव विविधता हॉट स्पॉट है ये क्या होते हैं? तो क्या होते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट? वह क्षेत्र है जहां बहुत अधिक प्रजातियां विविधता पाई जाती है। जैसे कोई क्षेत्र है वहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा बहुत अधिक प्रजाति पाई जा रही है वहां पर, तो उसे हम जैव विविधता हॉटस्पॉट बोलते हैं। हिमालय की बात करते हैं,
भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो जैसे हिमालय की बात करें तो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र कई दुर्लभ वनस्पतियां और जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। इंडो बर्मा क्षेत्र जो है यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत जैसे असम, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्य हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत समृद्ध और जैव विविधता वाला क्षेत्र है ये। कौन? असम, मणिपुर और मिजोरम। पश्चिमी घाट की बात करें तो महाराष्ट्र के केरल राज्य में, और विश्व के सबसे प्रसिद्ध समृद्ध हॉटस्पॉट क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र और केरल राज्य है। सुडालैंड की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल है। क्वेश्चन था भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 19 नवंबर 1986 में ये लागू होता है। 19 नवंबर 1986 में यह अधिनियम द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। इसकी जो पृष्ठभूमि थी, यह कानून भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी वही है जब हुआ था कि भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी और लाखों मजदूर की आंखें वाखें जल गई थी, तो वो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी। उसी के बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया जो कि 19 नवंबर 1986 में लागू हुआ। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में मुख्य प्रावधान क्या क्या है और इसके उद्देश्य क्या थे? तो इसके जो उद्देश्य है तो वो उद्देश्य पर्यावरण, जल, वायु, भूमि की सुरक्षा और सुधार करना। पर्यावरण का क्या मतलब है पहले ये जान लेते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि और दूसरा है आवरण। परि मतलब क्या होता है? परि मतलब हमारे चारों ओर, और आवरण मतलब घिरा हुआ। हमारे चारों ओर जिससे हम घिरे हुए हैं ये सब हमारा पर्यावरण है। जैसे हमारे चारों ओर देखते हैं तो कई सारी सजीव चीजें और कई सारी निर्जीव चीजें जिनसे हम घिरे हुए होते हैं, तो वही सब चीजें हमारा पर्यावरण है। प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना इसका उद्देश्य था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट था उद्देश्य मानव, पशु, पक्षी और पौधों को पर्यावरणीय खतरों से बचाना। पर्यावरण से संबंधित नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया। इसके अंदर मुख्य प्रावधान जो थे वो केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक शक्तियां दी गई। औद्योगिक इकाइयों के लिए मानक निर्धारित किए जा सकते थे। खतरनाक पदार्थों के उपयोग और भंडारण पर नियंत्रण, प्रदूषण फैलाने पर दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया। पर्यावरण गुणवत्ता की निगरानी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई, और इसमें दंड की बात करें तो 5 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है अगर आप पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट है अगर उसका पालन नहीं करते हैं। लगातार उल्लंघन पर हमारी सजा बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का जो मुख्यालय है ये है काठमांडू में। काठमांडू यानी नेपाल में। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो कि काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। जो इसका उद्देश्य था कि ये जो सारे देश थे वो दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना था। अगर हम बात करें ये टोटल देश कितने थे तो 8 टोटल देश थे इसके जिन्होंने आपस में मिलकर ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क की स्थापना की थी। और इन्होंने उद्देश्य ये रखा था कि हमें आर्थिक सहायता पड़ती, सामाजिक सहायता आपस में मिलकर के हम कर लेंगे। तो इसके सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। ये इसके 8 देश हैं सार्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कोयले का प्रमुख भंडार किस जिले में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कोयले का जो प्रमुख भंडार है वो सोनभद्र जिले में पाया जाता है। कोयले का जो भंडार पाया जाता है वो सोनभद्र जिले उत्तर प्रदेश में। चूना पत्थर का भंडार जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है वो मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में। डोलोमाइट का मिर्जापुर सोनभद्र, बॉक्साइट का मिर्जापुर सोनभद्र, सिलिका रेत का प्रयागराज वाराणसी, मार्बल पत्थर का झांसी बांदा, कांच बनाने की रेत का फिरोजाबाद, तांबा अल्प मात्रा में ललितपुर क्षेत्र। यूपी का सबसे खनिज समृद्ध जिला जो है वो सोनभद्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस एक्ट 1861 की धारा 4 के अनुसार क्या कहा गया है? तो पुलिस एक्ट 1861 की धारा 4 के अनुसार समान पुलिस अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होता है। तो वो निहित है। पुलिस विभाग का समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण राज्य सरकार में निहित होता है। इसकी जो प्रमुख धाराएं हैं पुलिस एक्ट की 1861 की, तो कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। जैसे धारा 2 पुलिस के गठन की बात करती है कि प्रत्येक राज्य में एक संगठित पुलिस बल होगा। धारा 3 बात करती है पुलिस का नियंत्रण की, जो कि पुलिस की नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन रहेगा।
धारा 4 बात करती है सामान्य अधीक्षण की, पुलिस का सामान्य अधीक्षण जो होगा वो राज्य सरकार में निहित होगा। धारा 7 बताती है पद से हटाने दंड देने की शक्ति, तो वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को दंडित कर सकता है या उसे पद से हटा सकता है। धारा 12 बात करती है अतिरिक्त पुलिस नियुक्ति की, आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त किया जा सकता है। धारा 15 बात करती है विशेष पुलिस अधिकार के बारे में, तो विशेष परिस्थितियों में विशेष पुलिस अधिकार नियुक्त किए जा सकते हैं। धारा 15 में कानूनी व्यवस्था बनाया रखना, अपराध रोकना, अपराधियों को पकड़ना, ये धारा 23 के अंदर है पुलिस के कर्तव्य की। धारा 30 बात करती है जुलूस और सभाओं का नियंत्रण, वो पुलिस करेगी सार्वजनिक जुलूस और सभाओं का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य थे वो लड़कियों के लिंगानुपात सेक्स रेशियो में सुधार करना। सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या किसी राज्य में कितना है, तो उसी को सेक्स रेशियो या लिंगानुपात बोला जाता है। नेक्स्ट कुछ मतलब दूसरा उद्देश्य बालिकाओं का शिक्षा जो है उसमें बढ़ावा देना, जो बढ़ा भी है। नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो कन्या भ्रूण हत्या और लैंगिक भेदभाव को रोकना, भ्रूण हत्या को रोकना। पहले क्या होता था कि लोग जब गर्भ धारण करते थे स्त्रियां, तो वहाँ उनके जो घर वाले होते थे तो वो क्या करते थे, वो जाके जांच करा लेते थे भ्रूण में कि लड़का है लड़की है, और इसका पता करके अगर लड़की होती थी तो उसकी हत्या करवा दी जाती थी, उसको मतलब समाज में आने ही नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो उद्देश्य है समाज में बेटियों को प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना। ये योजना जो थी वो 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टेलीग्राम के संस्थापक कौन थे? तो टेलीग्राम के जो संस्थापक थे वो पावेल ध्रुव थे और उनके भाई निकोले ध्रुव थे। यह मैसेजिंग ऐप 2013 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे वो षणमुखम चेट्टी थे। कौन थे? RK षणमुखम चेट्टी थे। उन्होंने क्या किया था, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। किन्होंने? षणमुख चेट्टी ने, जो कि पहले वित्त मंत्री थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का जो पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का था, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि विश्व का दूसरा लिखित संविधान पोलैंड का माना जाता है, और पहला लिखित संविधान जो है वो USA का है। USA फर्स्ट लिखित संविधान, और सेकंड की बात करें तो वो आ जाता है पोलैंड। पोलैंड का संविधान जो 3 मई 1751 को लागू किया गया था, जिसे 3 मई का संविधान भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ ली 3 मई का संविधान कौन सा है, तो आप बोल दीजिएगा पोलैंड का संविधान कहा जाता है, जो 3 मई 1991 को लागू हुआ था, और ये दूसरा लिखित संविधान था विश्व का, और पहला लिखित संविधान USA या अमेरिका का था। विश्व का अलिखित संविधान किस देश का? ऑप्शन में 4 दिए गए हैं, तो वहां पे ब्रिटेन दिया गया, आपको ब्रिटेन लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में जो गुलाबी क्रांति है वो मांस उत्पादन और प्रसंस्करण से संबंधित है। इसमें क्या था, मांस उत्पादन को बढ़ावा देना था, मुख्य रूप से पोल्ट्री फार्म को बढ़ावा देना था। भारत में और भी क्रांतियां हुई है, जैसे हरित क्रांति, तो इसमें क्या था, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। श्वेत क्रांति हुई है, इसमें दूध उत्पादन को बढ़ावा देना था और पशुओं की वैरायटी में भी बढ़ावा देना था। नेतृत्व की बात करें तो वर्गीस कुरियन थे श्वेत क्रांति के। नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित थी। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से। गुलाबी क्रांति मांस पोल्ट्री फॉर्म से थी, अभी हमने पढ़ा। स्वर्ण क्रांति जो है वो बागवानी, फल, साग, सब्जी उत्पादन से। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर, मांस उत्पादन से संबंधित थी। भूरी क्रांति इसी तरह मृदा, कॉफी, उर्वरक की मात्रा से। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो हम जब बात करते हैं मौर्य वंश की, जो कि 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक रहता है, और इसकी स्थापना जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये मौर्य वंश की। और मौर्य वंश से पहले की बात करें तो नंद वंश थी, और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश होती है। क्या होता है शुंग वंश में? शुंग वंश की शुरुआत कैसे होती है? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक थे बृहदत्त, इन्हीं का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, इनकी बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है। और अगर पूछा जाए मौर्य वंश के पहले, तो वो नंद वंश था। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या
चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं चाणक्य के नेतृत्व में और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो मौर्य वंश के पहले नंद वंश और मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश। ऐसा भी पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक तो बृहदत्त था, शुंग वंश की स्थापना किसने की तो पुष्यमित्र शुंग था, और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के बाद मगध पर शुंग वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है, ये क्वेश्चन दिया। तो आंसर में क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जब भी विवाद होगा तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अधीन आता है। वो उसके ओरिजिनल जस्टिफिकेशन के अधीन आता है। यह जो प्रावधान था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सीधे ऐसे मामलों की सुनवाई करने का अधिकार देता है, जो कि संविधान का जो अनुच्छेद है वो 131 के तहत। मूल अधिकार क्षेत्र क्या है, तो हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 131 के तहत, तो केंद्र और राज्य के बीच जब भी कोई किसी बात को लेकर विवाद होगा तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा आर्टिकल 131 के तहत। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद हो रहा है तो उसका भी निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा आर्टिकल 131 के तहत। अपीलीय अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट का क्या है, तो अनुच्छेद 132 से 136 तक है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनाना, ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि अगर उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय सुनाया है उसके विरुद्ध भी वो अपना निर्णय सुना सकती है, और उसका दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मामले भी देख सकती है। परामर्शदात्री अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो अनुच्छेद 143 के तहत है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले में कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। रिट अधिकार क्षेत्र की अगर हमारे मौलिक अधिकार को कोई हनन करता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, 5 प्रकार के रिट निकालती है। और बात करें तो विशेष अनुमति याचिका की, तो अनुच्छेद 136 के तहत किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति से अपील कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यादव शासकों की राजधानी क्या थी, तो यादव वंश की राजधानी वो देवगिरी किला थी, जिसे आज दौलताबाद या महाराष्ट्र जो कि महाराष्ट्र में है के नाम से जाना जाता था। देवगिरी को दौलताबाद के नाम से जाना जाता है, यह यादव शासकों की राजधानी थी। यादव वंश जिसे श्रवणा वंश भी कहा जाता है, मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिसे श्रवणा वंश भी कहा जाता है। इस वंश के जो मुख्य रूप से वर्तमान महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ भागों में शासन किया था। इसकी स्थापना जो थी, इसके संस्थापक थे वो दृढ़ प्रहार थे, लगभग 9वीं सदी में किया था। प्रारंभ में यह राष्ट्रकूशों के सामंत थे, बाद में स्वतंत्र हो गए और यादव वंश की स्थापना या श्रवणा वंश की स्थापना की थी। इसकी जो राजधानी थी वो देवगिरी थी, देवगिरी किला, जो कि वर्तमान में दौलताबाद है। प्रमुख शासक इसके विल्लम पंचम थे। वास्तविक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 12वीं शताब्दी में सिंगड़ी द्वितीय थे, सबसे शक्तिशाली इसके शासक थे और राज्य का विस्तार किया था। रामचंद्र इसके एक शासक थे जिन्होंने अंतिम प्रमुख शासक दिल्ली सल्तनत से संघर्ष किया था। इसका जो पतन हुआ था वो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया और उस किले को जीत लिया था। इसका प्रशासन और संस्कृति की बात करें तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी इसकी। मराठी भाषा और साहित्य का संरक्षण, मंदिर निर्माण और धर्म संरक्षण इन्होंने काम किया था। निष्कर्षों की बात करें, कंक्लूजन की, तो यादव वंश दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली मध्यकालीन राजवंश था जिसकी राजधानी देवगिरी थी और जिसका पतन जो था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो जब भी पढ़े थे हम कि भारत का जो पहला बजट है वो पेश किया था आर.के. षणमुख शेट्टी ने, जो कि भारत के पहले वित्त मंत्री थे। और ये पहला बजट जो था वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन के बारे में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग की बात करते हैं, और दूसरा बात करते हैं हम एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट, यहाँ गलती से आनंद बनर्जी लिख दिया गया जो कि एनी बेसेंट है, इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में थोड़ा गलत हो गया, तो एनी बेसेंट थी। तो पहला जो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल की बात करें तो इसे 1960 में मुंबई में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत में आंशिक स्वशासन मांग करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय चेतना फैलाना था। और एनी बेसेंट की होम रूल की बात करें तो ये शुरू किया था 1916 में, ये भी शुरू किया गया था। ये मद्रास चेन्नई में शुरू किया गया था और ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। एनी बेसेंट जो थी द्वारा स्थापित किया गया था। इस लीग में यानी एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी में शिक्षा, प्रेस और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भारतीय जनता में राजनीतिक जागरूकता फैलाने का काम किया गया। दोनों आंदोलनों ने मिलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में
राष्ट्रीय आंदोलन को नया उत्साह दिया था अपनी पत्रिकाओं से, अपने प्रेस से, अपनी शिक्षा से जनता में फैला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा स्थापना नहीं करती है? तो परिक्रमा ऊष्मा स्थानांतरण की उपयुक्त विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें ऐसे विषय शामिल किए गए जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाएंगी। तो सूची 3 है, एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यदि केंद्र और राज्य दोनों ही एक विषय पर कोई कानून बनाते हैं और उनमें टकराव होता है तो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, तो केंद्र की बात ही मानी जाएगी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई थी। भारत में जो स्वामित्व योजना या भूमि सुधार योजना है ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर लागू होती है ये योजना, लेकिन जमीन में जुड़ी नीति और कार्यान्वयन पर प्रमुख दायित्व राज्य सरकार के भूमि राजस्व विभाग का होता है। केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य को दिशा निर्देश और वित्तीय सहायता दी जाती है। संक्षेप में बात करें तो नीति निर्धारण जो है कृषि मंत्रालय करता है जो केंद्र में है। क्रियान्वयन की बात करें, कार्यान्वयन की, तो राज्य सरकारी भूमि राजस्व विभाग करता है। स्वामित्व योजना की बात करें तो भारत में किसानों को उनकी खेती की जमीन पर अस्थायी मालिकाना हक देने के लिए शुरू की गई यह योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार और कृषि क्षेत्र में सामाजिक न्याय स्थापित करना। इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इसका प्रारंभ जो था 1960 और 1970 के दशक में हुआ था। इसे विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर लागू किया गया था। इसके उद्देश्यों की बात करें तो जमींदार और किराएदारों के बीच असमानता को कम करना था, छोटे और सीमांत किसानों को उनकी जमीन का अस्थायी स्वामित्व देना था, और तीसरी बात करें तो कृषि उत्पादन और किसानों की अधिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जो किसान को लंबे समय तक जमीन पर काम कर रहे थे उन्हें उसका कानूनी मालिकाना हक दिया गया। योजना में आमतौर पर जमीन की सर्वोच्च सीमा निर्धारित की गई ताकि बड़ी जमींदारों द्वारा प्रभुत्व समाप्त हो। तीसरे की बात करें तो किसानों को भूमि पर कब्जा और पट्टा दिया गया। परिणाम इसके क्या क्या निकले? तो किसानों की स्थिति में सुधार हुआ, भूमि अधिग्रहण और न्याय विवादों में कमी आई, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ये क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर इसका क्या होगा? परमाणु के बाह्यतम कोश की बात कर रहा है, तो परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो निर्धारित करने का नियम 2n2 नियम से नहीं बल्कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम क्षमता में किया जाता है। किसी परत की अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्षमता 2n² है। यहाँ n मुख्य क्वांटम संख्या है, लेकिन सबसे बाहरी कक्षा वैलेंसी शेल में क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो संख्या होगी वो 8 होती है। s और p उप स्तरीय की पूरी भराई के लिए, जिसे ऑक्टेट नियम भी कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो जैसे कार्बन की बात करते हैं तो उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की वही बात करते हैं तो उसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी प्रकार नियान की बात करते हैं तो नियान की जो बाह्यतम कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः सामान्य रूप से सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 है। केवल डी और एफ ब्लॉक में यह संख्या 18 या 32 तक पहुंच सकती है, लेकिन मुख्य रूप से 8 ही कहा गया है तत्वों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो लखनऊ शहर है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ जो शहर है वो सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। कभी कभी सरयू नदी को उसके ऊपरी हिस्से में घाघरा नदी भी कहा जाता है। सरयू नदी का जो ऊपरी हिस्सा, जैसे निचला हिस्सा हुआ ऊपरी हिस्सा, इसे घाघरा नदी कहा जाता है। इसलिए घाघरा और सरयू वास्तव में एक ही नदी के दो नाम है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। लखनऊ शहर मुख्य रूप से इस नदी के पश्चिमी और दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रैंड ट्रक रोड हम जानते हैं वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था।
ग्रीन ट्रैक रोड को भारत में बनवाने का श्रेय मुख्य रूप से शेरशाह सूरी को जाता है। निर्माण काल इसकी 16वीं सदी जो कि 1540 से 1545 तक हुई थी। इसका जो उद्देश्य था वो पूर्वी भारत जो कि बंगाल से लेकर के पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ तक व्यापार और सेना की आवाजाही सुगम बनाने के लिए किया गया था कि सेना की आवाजाही सुगम हो जाएगी और क्या होगा कि जो बंगाल से यानी पूर्वी भारत से पाकिस्तान तक पश्चिमी सीमा तक व्यापार करने में फायदा मिलेगा। विस्तार जो था बाद में यह मार्ग मुगल और ब्रिटिश शासन के दौरान विस्तृत किया गया। वर्तमान में यह सड़क भारत और वर्तमान में NH-19 NH-44 के हिस्से के रूप में जारी है। संक्षेप में बात करें तो इसके प्रारंभिक निर्माता जो थे शेरशाह सूरी थे। बाद में इसको मुगल और ब्रिटिश काल में और भी विस्तार से बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो थार का जो रेगिस्तान है इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से राजस्थान भारत में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान और पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक फैला हुआ है। इसे कभी कभी मरुस्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था। 2007 में जो यूटीआई बैंक था उसका नाम बदल करके यूको बैंक कर दिया गया, एक्सिस बैंक कर दिया गया। यह परिवर्तन बैंक के ब्रांडिंग और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए किया गया था। इस बदलाव के बाद बैंक ने अपने लोगों और सेवाओं में भी सुधार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बिजली पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है। तो 1942 उत्तर प्रदेश में बिजली पावर लाइन WPL के लिए जो संपर्क नंबर है वो 1942 है। उत्तर प्रदेश में बिजली पावर लाइन WPL या किसी बिजली से जुड़ी शिकायत, लाइन टूटना, बिजली गुल, वोल्टेज आदि के लिए मुख्य संपर्क नंबर जो 1942 है। मुख्य हेल्पलाइन नंबर, क्षेत्र अनुसार टोल फ्री नंबर अगर 1912 व्यस्त मिले तो। पूर्वांचल की बात करते हैं तो 1800, 180 ये सारे नंबर दिए गए हैं। व्हाट्सएप की शिकायत की बात करें तो यहाँ पर वही नंबर दिए गए हैं। अगर आप WPL से मतलब लाइनमैन, तार टूटना, पोल गिरना जैसी इमरजेंसी से सीधे बात करना सबसे तेज तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना राज्य में और नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना जो किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना है जो भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, नर्मदा नदी पर तट पर है, बनाई गई है। मुख्य तथ्य की बात करें तो यह जो स्थान जो है ये गुजरात में नर्मदा नदी जल के पास है। बांध को सरदार सरोवर बांध के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ से सिंचाई होती है, पेयजल आपूर्ति होती है, जल विद्युत उत्पादन होता है, बाढ़ नियंत्रण होता है। लाभान्वित राज्य की बात करें तो वो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। इसकी विशेषताएं बात करें तो यह भारत के सबसे बड़ी बांधों में से एक है। परियोजना में लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है और कई शहरों व गाँव को पेयजल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाखी नृत्य किससे संबंधित है। बैसाखी उत्तर भारत का सबसे प्रमुख त्योहार है जिसे खासकर पंजाब और हरियाणा में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह हर साल लगभग 13 या 14 अप्रैल को आता है। धार्मिक महत्व इसका क्या है, तो सिख धर्म में बैसाखी का विशेष महत्व है क्योंकि इसी दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस दिन श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर के सहित गुरुद्वारों की मत्था टेकते हैं। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो यह फसल कटाई का त्योहार भी है, इसलिए किसान नई फसल की खुशी मनाते हैं। लोग भांगड़ और गिद्धा जिसे लोक नृत्य कहते हैं। मेलों और उत्सवों का आयोजन होता है। संक्षेप में बैसाखी एक धार्मिक और कृषि दोनों प्रकार का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चाइना किले मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है। चाइना किले जिसे काओलिन के नाम से भी जाना जाता है, यह सफेद मुलायम और महीन मिट्टी होती है जिसका मुख्य घटक काओलिनाइट खनिज होता है। जिसका मुख्य घटक क्या होता है, काओलिनाइट खनिज होता है। उपयोग इसका क्या है, चीनी मिट्टी, पोर्सिलेन के बर्तन बनाने में, कागज उद्योग में, रबर और पेंट उद्योग में, सौंदर्य प्रसाधन में। परीक्षा की दृष्टि देखें तो चाइन किले जो है वो सफेद रंग के महीन मिट्टी जिसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो होता है वो नीति आयोग का उपाध्यक्ष चुना जाता है। नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख नीति निर्माण पॉलिसी थिंक टैंक
स्थान है जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना और सुझाव देता है। मुख्य तत्वों की बात करें तो इसकी जो स्थापना थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके स्थान पर बना योजना आयोग, पहले नीति आयोग थी, अब क्या बना, योजना आयोग बन गया है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होते हैं, भारत के पीएम। जैसे अभी नीति आयोग या योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह है पीएम नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या होता है, दीर्घकालिक नीतियां बनाना, राज्यों को नीति संबंधी सलाह देना, विकास कार्यक्रमों और निगरानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भातखंडे संगीत संस्थान मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो भातखंडे संगीत संस्थान भारत का एक प्रसिद्ध संगीत शिक्षण संस्थान है जो मुख्य रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा के लिए जाना जाता है। मुख्य तथ्य की बात करें तो इसका स्थान लखनऊ है। स्थापना 1926 में। संस्थापक इसके थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। इसका जो क्षेत्र है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वादन नृत्य है। परीक्षा हेतु संक्षिप्त उत्तर की बात करें तो भातखंडे जो संगीत है वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य शिक्षा से संबंधित है और इसकी जो स्थापना वो लखनऊ में है। इसका मतलब स्थान लखनऊ में है। स्थापना 1926 में हुई थी। संस्थापक थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल चलो अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जब बात करते हैं स्कूल चलो अभियान की, एक शैक्षिक पहल थी जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को विद्यालय से जोड़ना और प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना था। इस अभियान के तहत स्कूल से बाहर बच्चों का नामांकन बढ़ाने, ड्रॉप आउट पर दर कम करने और अभिभावकों में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने पर विशेष ध्यान दिया गया। शिक्षक, स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक के लोग रैलियां, जनसंपर्क कार्यक्रम और घर घर संपर्क के माध्यम से इसमें भाग लेते थे। यह अभियान शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, साक्षरता बढ़ाने और समाज के कमजोर तथा ग्रामीण वर्गों के बीच को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था, जिससे एक शिक्षित और जागरूक समाज का निर्माण हो सके। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने, नामांकन बढ़ाने और छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से वंचित समूहों के बीच 1997 में उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जो हॉकी होती है एक लोकप्रिय टीम खेल है जिसमें 2 टीमें स्टिक की सहायता से गेंद को विरोधी टीमों में गोले में डालने का प्रयास करती हैं। एक टीम में मैदान पर 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी टीम में एक टीम के पास खेल का प्रमुख उपकरण हॉकी स्टिक और गेंद होती है। मैच 2 टीमों के बीच खेला जाता है या खेल घास या कृत्रिम टर्फ मैदान पर खेला जाता है। भारत में हॉकी का जो विशेष महत्व है भारत में हॉकी विशेष महत्व है। भारत का पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया था, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। हमने ये जाना, हॉकी बहुत ही लोकप्रिय खेल है। भारत की पुरुष राष्ट्रीय फील्ड टीम हॉकी टीम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां भी हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1 रुपए के नोट और सिक्कों की छपाई और निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। 1 रुपए का जो नोट होता है और सिक्के, बाकी जो आप देखेंगे 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, इस पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है, आरबीआई करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिक्कों की और 1 रुपए की नोट की तो वो करता है भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया? 1949 में। राष्ट्रीयकरण मतलब कई सारे बैंकों को इसमें जोड़ा गया था। मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसके जो गवर्नर है भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इसके कार्य जो है मुद्रा नोट जारी करना। 1 रुपए और सिक्कों को छोड़कर आरबीआई 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए की नोट और जो सिक्के होते हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी नोट आरबीआई ही जारी करती है। बैंकों का नियंत्रण और निगमन करना होता है, मौद्रिक नीति बनाना होता है। सरकार का बैंक और बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है। इसे सरकार का बैंक कहा जाता है और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को।
ठीक है। जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है ये भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1935 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1949 में, मुख्यालय मुंबई में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई जगह पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमने 50 क्वेश्चन तक कर लिया है। आगे आने वाली वीडियो में हम 50 क्वेश्चन जो MCQ थे हमारे ऐप के, आंसर बुकलेट ऐप के, उसके और सॉल्व करेंगे। और ऐसे सॉल्व करते करते हम कई सारे सॉल्व कर देंगे, ताकि जो होमगार्ड का जब हमारा पेपर हो तो पेपर कहीं बाहर से नहीं आना चाहिए, हमारे ही जो ऐप में क्वेश्चन दिए गए हैं वहां से आना चाहिए। और अगर आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और आंसर स्पेस नहीं देना है, बुकलेट इस तरह लिखेंगे तो आपके सामने ऐप आएगा और ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ऐप का जो स्कैनर है, हो सकता ऐप का स्कैनर, एक काम करेंगे हम लोग यहाँ लगा देंगे स्लाइड पर, आप वहां से स्कैन करके ऐप से डायरेक्ट जुड़ सकते हो। बाकी थैंक्स, धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो में हम और सॉल्व करेंगे। जय हिंद।